आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 अगस्त 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। ईरान अब दुश्मन की जमीन तक जंग ले जाने की कर रहा तैयारी। IRGC बना रही अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल या फौजी ले जाने का है प्लान, बताएंगे हम। ईरान की ताज़ा धमकी से बढ़ गया खतरा। अगला हमला हुआ तो पावर ग्रिड और दुनिया भर का इंटरनेट आएगा निशाने पर। और इन्हीं के साथ देखिए लेबनान में व्हाइट फॉस्फोरस अटैक की खबर। यमनी फौज ने कई हूथी लड़ाकों को गिरफ्तार करने का किया दावा। इस्माइल कानी का इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को पैगाम, कहा हथियार मत डालना लेकिन चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। और होर्मुज़ पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर बड़ा दावा, कहा अमेरिका का है पूरा कब्जा। शुरुआत करते हैं इस शो की इस रिक्वेस्ट के साथ, अगर अब तक ना किया हो सब्सक्राइब इस चैनल को तो आप ही का कर लीजिए। डिटेल में खबरें देने जा रहा हूँ। क्या ईरान अब अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है, या ईरानी फौज खुद अमेरिका की जमीन पर उतरकर ऑपरेशन करेगी? और क्या IRGC ने अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बनाने पर काम शुरू कर दिया है? ईरान से 12 अगस्त को आया एक ऐसा हिला देने वाला बयान जिसने पहली बार इस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों को छोड़कर सीधे अमेरिका की जमीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, IRGC के सीनियर एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकवी ने ये कहा है कि IRGC को अब ऐसी काबिलियत हासिल करने का ऑर्डर दे दिया गया है, हुक्म दे दिया गया है, जिसके ज़रिए ईरान अपनी सरहदों से बहुत दूर दुश्मन की ज़मीन पर जाकर ऑपरेशन कर सके। अब दुश्मन कौन? इसराइल, अमेरिका। इसराइल तक तो ईरान की मिसाइलें वैसे ही जाती हैं, बचा अमेरिका। नकवी ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि IRGC को ऐसी तैयारी करनी होगी कि ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन ईरान की अपनी सरजमी से बहुत दूर दुश्मन के इलाके में जाकर किया जा सके। अब इसका मतलब समझिए। और दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बयान में जिस दुश्मन की ज़मीन की बात हो रही है उसका इशारा आखिर किस तरफ है? क्योंकि ईरान के आसपास तो पहले ही कई अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद हैं और ईरान अब तक अपनी मिसाइलों और ड्रोन से इन्हीं ठिकानों को अरब मुल्कों में निशाना बनाता रहा है। लेकिन अगर अब IRGC को ईरान की सरहदों से बहुत दूर दुश्मन की ज़मीन पर ऑपरेशन करने की काबिलियत बनाने का ऑर्डर दिया गया है तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि ईरान आने वाले वक्त में अमेरिका तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, या फिर ईरान ऐसी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी के हथियार तैयार करना चाहता है जो उसकी मौजूदा हदों से कहीं आगे जाकर अपना निशाना बना सके? मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा लगता है बनिस्बत इस पे कि कोई ईरान अमेरिका जाके ग्राउंड अटैक करेगा। फिलहाल इस बयान में अमेरिका का नाम सीधे नहीं लिया गया और ऐसा कोई सबूत भी सामने नहीं आया कि ईरान अमेरिकी सरजमी पर हमला करने वाला हो। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ लंबी जंग के बाद IRGC का ये कहना कि अब दुश्मन की ज़मीन पर जाकर ऑपरेशन करने की काबिलियत पैदा करनी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम है और बहुत बड़ा बयान है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने 12 अगस्त की शाम को इस बयान पर रिपोर्ट छापते हुए बताया कि IRGC को नई ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन के तहत ये काबिलियत हासिल करने की तैयारी करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब दूसरी खबर सुनिए और दूसरी वार्निंग। अब अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस बार निशाना सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने नहीं होंगे बल्कि दुनिया भर का पावर ग्रिड होगा। अंधेरे में डूब जाएगी दुनिया और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। मैं वीडियो बना दूं तो आप देख नहीं पाएंगे। IRGC ने वैसी खुली वार्निंग दी है जिसने इस टकराव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा कि अगर ईरान को दोबारा धमकी या हमला झेलना पड़ा तो जवाब सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद नहीं रहेगा। मुहिबी के मुताबिक सैकड़ों हज़ारों मील लंबी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइंस, हज़ारों पावर प्लांट्स, अमरीकी और गैर अमरीकी सिस्टम्स और यहाँ तक कि इंटरनेट से जुड़े ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ सकते हैं। ये खबर ईरान वायर के हवाले से मैं दे रहा हूँ आपको। ये धमकी, इससे पहले वाली धमकी तो कुछ भी नहीं थी जो पहले वाली खबर थी, ये सबसे बड़ी धमकी है दोस्तों। यानी ईरान अब ये पैगाम दे रहा है कि अगली जंग हुई तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस तक नहीं रहेगा बल्कि एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच सकता है। आप भी वीडियो नहीं देख पाएंगे, बहुत से लोगों में गाली नहीं देख पाएंगे। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब IRGC अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को डिफेंसिव से ऑफेंसिव करने
اور دشمن کی ज़मीन पर ऑपरेशन करने की काबिलियत तैयार करने की बात भी कर चुकी है। IRGC डिफेंसिव का मतलब बचाव, ऑफेंसिव का मतलब पहले अटैक, ये समझ लीजिए आसान ज़ुबान में। यानी ईरान की तरफ से अब दो बातें एक साथ सामने आ रही हैं। एक तरफ दुश्मन की ज़मीन तक जंग ले जाने की तैयारी, और दूसरी तरफ ये वार्निंग कि अगला हमला हुआ तो एनर्जी और इंटरनेट का बड़ा हिस्सा भी इसकी जद में आ सकता है। अगर ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि ईरान की नई वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो अगली जंग का मैदान सिर्फ आसमान, समंदर और ज़मीन नहीं रहेगा, बल्कि बिजली और इंटरनेट का पूरा सिस्टम भी जंग का हिस्सा बन सकता है। बात लेबनान की, जहां वाइट फॉस्फोरस अटैक की खबर सामने आई है और इसराइल ने लेबनान में अपने हमले और बढ़ा दिए हैं। 12 अगस्त को लेबनान में वाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई, जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने साउथ लेबनान में वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक्स की हैं। दोस्तों, आपको याद होगा करीब 1.5 महीना पहले ईरान ने साफ वार्निंग दी थी कि अगर लेबनान पर इसराइल के हमले बंद नहीं हुए तो ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ हमला करेगा। लेकिन ईरान की इस बड़ी और सीरियस वार्निंग के बावजूद इसराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके बल्कि और बढ़ा दिए। इसराइली फोर्सेस लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और लेबनान के अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक्स जारी हैं। अब वाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल की ये खबर सामने आने के बाद ईरान की पुरानी वार्निंग फिर चर्चा में आ गई है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर इसराइल लेबनान में अपने हमले इसी तरह जारी रखता है तो क्या ईरान अपनी उस वार्निंग को अब अमल में लाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो लेबनान में चल रही इस लड़ाई का असर एक बार फिर सीधे ईरान और इसराइल के बीच टकराव पर भी पड़ सकता है। यमन की सरकारी फ़ौज ने मारिब में हूथियों के कई लड़ाकों को पकड़ लिया है और ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों तरफ से लड़ाई लगातार तेज़ हो रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हूथियों के पकड़े गए लड़ाके बताए जा रहे हैं। दावा यही है। 12 अगस्त को आई रिपोर्ट्स ना कहिए बल्कि ब्रेकिंग अपडेट्स के मुताबिक यमनी फ़ौज ने मारिब में कार्रवाई के दौरान ईरान की हिमायत हासिल हूती मूवमेंट के कई अफराद को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब मारिब सूबे और यमन के दूसरे इलाकों में हूथियों और सरकारी फ़ौज के बीच झड़पें और हमले बढ़ते जा रहे हैं। यमनी फोर्सेस पहले ही कह चुकी हैं कि हूथियों के हमले का जवाब में कई फ्रंट पर काउंटर ऑपरेशंस जारी हैं, जबकि मारिब में हालिया हमलों के बाद दोनों तरफ से नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स को अभी हथियार डालने से रोक दिया है, लेकिन साथ ही सरकार से टकराव से भी बचने का पैगाम दिया है। फिलहाल इस वक्त वहाँ की रेजिस्टेंस मूवमेंट मुश्किल में है। ये कानी की विजिट बहुत चर्चा में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल कानी ने अपनी सीक्रेट इराक दौरे के दौरान इराकी आर्म्ड फैक्शंस, इराकी हथियारबंद गुटों के लीडर से मुलाकात की, जहां सबसे अहम सवाल उनके हथियार जमा कराने का, सरेंडर करने का था। रिपोर्ट के मुताबिक कानी ने साफ साफ कहा कि फ़िलहाल हथियार इराकी हुकूमत के हवाले करने का कोई फ़ैसला न किया जाए, लेकिन साथ ही इस्माइल कानी ने यह भी वार्निंग दी कि अगर रेजिस्टेंस ग्रुप्स की इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सीधी झड़प हुई तो इससे पूरा इराक एक बड़े अंदरूनी क्राइसिस में फंस सकता है। यानी कानी का पैगाम दो तरफा है, हथियार अभी मत छोड़ो, लेकिन सरकार से लड़ाई भी मत करो, मतलब उलझो मत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल कानी ने इराक के सियासी लीडर से भी कहा है कि सरकार और इन ग्रुप्स के बीच ऐसा इंतज़ाम कराया जाए जिससे हथियार जमा कराने का दबाव फ़िलहाल टल सके। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल है। इस्माइल कानी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब इराक एक तरफ अपने मुल्क के अंदर मौजूद हथियारबंद गुटों के हथियारों का मामला सुलझाना चाहता है, उनके हथियार डलवाना चाहता है, बिल्कुल लेबनान की तरह, और दूसरी तरफ इराक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते अपने ऑयल टैंकरों यानी तेल ढोने वाले जहाज़ों की सेफ्टी को लेकर गारंटी भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान फ़िलहाल ये नहीं चाहता कि इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स अपने हथियार सरेंडर करें, लेकिन उन्हें इराकी फ़ौज से जंग करने से भी वो रोक रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ वक्ती इंतज़ाम है या ईरान इराक के इन ग्रुप्स को आने वाले किसी बड़े रीजनल टकराव के लिए तैयार हालत में रखना चाहता है, क्योंकि हथियार छिन गए तो फिर ये ईरान का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और क्या इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को बख्शने की शर्त ये होगी कि हॉर्मुज़ से इराक का तेल सलामती के साथ निकलने दिया जाए? क्या इराक ये शर्त रखेगा? हम देखेंगे।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल अब अमेरिका का है और ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली बताते हुए, एक तरीके से गुंडा बताते हुए कहा कि अब उसका दौर ख़त्म हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि उन्हें ईरान पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान ने बार बार उनसे झूठ बोला है। ट्रंप ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे ईरान पर भरोसा है? मैं आखिरी शख्स हूं जो ईरान पर भरोसा करेगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हॉर्मुज़ हमारा है। ट्रंप ने साथ ही ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने किसी वक्त कुछ किया, कुछ भी हरकत की, तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये बड़ी धमकी है। ट्रंप ने ईरान को 1979 से मिडिल ईस्ट का बुली बताया, गुंडा बताया, लेकिन साथ ही दावा किया कि अब ईरान का वो दबदबा नहीं रहा। यानी ट्रंप की तरफ से पैगाम साफ है, अमेरिका हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल होने का दावा कर रहा है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि इस समुद्री रास्ते को खोलने का फैसला उसकी अपनी शर्तों से जुड़ा है। और यही टकराव अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आखिर हॉर्मुज़ पर असल कंट्रोल किसके पास है? पिछले वीडियो में हमने कहा था कि IRGC ने कहा है कि गल्फ ऑफ पर्शिया में अब ईरान का एक भी, अमेरिका का एक भी वॉरशिप नहीं है, सब बाहर जा चुके हैं। पहले 40 थे जंग के दौरान। तो लोगों ने, हमने कहा कि तो फिर वो जहाज़ कौन रोक रहा है ईरान के तेल के, अगर हॉर्मुज़ में नहीं है? हॉर्मुज़ एक संकरा सा रास्ता है, लेकिन उसके दो किनारे हैं। एक गल्फ ऑफ ओमान के करीब है, वहीं पर अमेरिकी नेवी के जहाज़ खड़े हैं, और हॉर्मुज़ में भी हैं। क्या ईरान ने जंग के दौरान कभी ये माना था, कबूल किया था कि 40 वॉरशिप वहाँ पर मौजूद थे? तब भी ईरान ने कहा था सबको खदेड़ दिया, कोई नहीं है। IRGC ने कहा था, आज भी कहा। लोग हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग कि नहीं, गल्फ ऑफ पर्शिया अलग है, हॉर्मुज़ अलग है और ओमान। हम मैप लेके सर खबर पूरी तैयार करते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं, हमें पता है। हमें बस इतना बता दिए, जब ईरान ने जंग के दौरान कहा था कि कोई वॉरशिप नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो IRGC का आज बयान जाके ईरानी मीडिया में पढ़िए, जो हमने लगाई उसी को हेडलाइन से गूगल करके निकाल लीजिए, पूरा बयान मिल जाए। तो आज 40 कैसे बता दिए? या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे हैं? कहीं एक जगह तो कोई झूठ बोल रहा है, और दोनों बयान ईरान के IRGC के हैं। तो हमने 10 बार कहा है, जंग में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जैसे रूस और यूक्रेन रोज़ एक दूसरे के हज़ारों फौजी मार देते हैं। कानों से सुना करें, दिल से सुनेंगे तो बड़ा मसला होगा। पिछले वीडियो में हमने कुर्द लड़ाकों की बात भी की, तो लोग कह रहे हैं कि तुर्की के कुर्द भी हैं, इराक के भी कुर्द हैं, और हमें न जाने किन किन गालियों से नवाजा गया। अब भाई, जो उनके घर की तहजीब और परवरिश है वो वैसे ही नवाजेंगे, और एक ही तरफ के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं। कुर्दों पर हमला किया है आज ईरान ने या ईरान के हिमायतियों ने, तब ईरान के कुर्दों की स्टोरी चलाएंगे या तुर्की के कुर्दों की चलाएंगे? तुर्की ने किया होता तो तुर्की की चलती। इतनी बेसिक चीजें 2 पैसे की अकल वालों को समझ आ जाती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट के अंधभक्त जो कहलाते हैं ना कथित तौर पर, उनसे ज्यादा अंधभक्त आजकल इधर के बने हुए हैं। कुछ नहीं सोचना है। और हमारी कौम में जब अंधभक्ति आती था, पूछे न मत किस तरफ जाते हैं लोग। भाई बेसिक चीज़ है ना, राम की स्टोरी है, शाम का किस्सा कहाँ से आ गया? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब तक समझाऊं? अब मैं समझाना बंद कर रहा हूँ, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल डीमार्क कर रहा हूँ। आज से उन्हें कोई तवज्जो नहीं। सलामत रहिए, खुश रहिए।